Welcome to the Shine Show. Today we are going to talk about the detailing industry, some weird cases, what we've faced over a period of time, and how this industry has evolved from so many years in India. I have with me a guest, very old friend, Sumit here. He's a fellow detailer and from the industry, very knowledgeable. So let's dive into a weird and a sparkling world of car detailing. So, Sumit, what is the basic change, the biggest change that you've seen over a period of time? Yeah, I'll tell you, ma'am. First of all, thanks for calling me for the show, and I feel this is probably the first of its kind that we are discussing on a podcast about car detailing, especially in this country. Yes, I think this is the first time. Yes. We have seen podcast of various different kinds, politics and astrology and what not is there. But specifically dedicated to car detailing, I suppose this is the first of its kind. This is the first of its show. So It's a thanks for busy calling me. Okay. So now about the car detailing industry, if I say, the concept is now, as we all know, it's now getting popularity these days, and last 3-4 years it has reached to the right audiences, not still not to everybody, but yeah, to a large extent now people know about what car detailing is. But Yes, but मतलब I'd like to add to it. जो मैंने देखा है अभी तो सबको पता है, मोस्टली सबको पता है, इवन इन योर बी एंड सी टियर टाउन्स कार डिटेलिंग है क्या. एंड द बेस्ट थिंग दैट दे नो इज कि इतने प्राइस में इतना सारा काम आप करके दे दो. करेक्ट वो भी है. और पर इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी इंडिया में, काफ़ी पहले से 97-98 से कार डिटेलिंग बिजनेस इंडिया में आ गया था. ऑर्गेनाइज सेक्टर में OEMs में प्रॉब्ली 2001-2002 से 3M, we can give credit to 3M. we can give credit to 3M and some other companies like that, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया में आकर के इस बिज़नेस को एक नई तरीके से इस्टेब्लिश किया. और बहुत ही डिफरेंट तरीके से इस्टेब्लिश करने के बाद लोगों को फिर धीरे धीरे इसकी अवेयरनेस हुई. सो अगर आप देखेंगे, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में जिस तरीके से कार रिपेयर वर्क होता है और इंडिया का कार रिपेयर वर्क बहुत ही डिफरेंस है. देयर इज स्टार्क डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. यस, मतलब इवन आई हैव लिव्ड अब्रॉड, आई हैव वर्कड अब्रॉड एंड आई हैव सीन कि वहाँ पे डिटेलिंग प्रोसेस, मतलब आप एक कार वॉश की भी बात करेंगे, वहाँ में और यहाँ में ज़मीन आसमान का. प्राइसिंग में फ़र्क है, टाइम में फ़र्क है. यस, यहाँ पे कस्टमर्स को सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए. आप 1 घंटे में करके दे दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, लेकिन गाड़ी मेरी जल्दी दे दो, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. और वहाँ पे लोग उस चीज़ को थोड़ा सा टाइम देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं. बिकॉज अगर मैं कार डिटेलिंग के ऊपर आऊँ तो जैसे मैंने आपको कहा ना कि कार रिपेयर सर्विस इटसेल्फ, जो उनका स्ट्रक्चर है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, बहुत अलग है. वहाँ पे इंडिपेंडेंट वर्कशॉप्स होती हैं, यहाँ पे OEM वर्कशॉप्स होती हैं. तो वो जिस तरीके से प्रमोट किया गया है वहाँ पे, काफ़ी पहले लोगों ने प्रमोट करा. यहाँ पे प्रमोशन का तरीका थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन हाँ अब तो लोगों के अंदर अवेयरनेस है. But do you see a lot of detailing studios mushrooming at every corner of the street, and now everyone is calling themselves a detailer? Yes. So how does it affect you? मतलब is it sad, good, bad? देखिए, इंडस्ट्री तो जितनी बढ़ेगी उतना कस्टमर बेस उतना बढ़ेगा. करेक्ट. अभी कस्टमर को समझाने वाले, पहले आप मान लीजिए 4 आउटलेट थे, अभी वहाँ 40 हैं. तो जो एक आउटलेट दिन में 2 कस्टमर को समझा रहा था, नाउ 80 कस्टमर्स आर गेटिंग एजुकेटेड. सो जितना बढ़ेगा बिजनेस, जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी उतना अच्छा होगा बिजनेस के लिए. बट बशर्त है कि लोग जो जिस तरीके से कस्टमर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो एकदम राइट स्पिरिट में हो और सही चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी अगर कस्टमर्स को. तो देयर इज अ डर्थ ऑफ दैट. Yes. वो नहीं हो रहा है. ओवर कमिटमेंट, फॉल्स नरेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं. द लो क्वालिटी प्रोडक्ट इज फ्लडेड इनटू द मार्केट. यस, लो क्वालिटी प्रोडक्ट हैं. फिर सबको देखिए अपना अपना बिजनेस भी लेना है.
सो ये बात तो बिजनेस लेने के लिए अनफेयर प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते ना. बट वो ये है, वैसे आई विल कोट दिस. बहुत सारे कस्टमर मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं मुझे वो वाली सेरामिक कोटिंग कर दो जिससे स्क्रैच नहीं आए. एंड आई एम लाइक, सेरामिक कोटिंग को स्क्रैच के लिए तो मत देखिए, स्वेल मार्क्स के लिए मत देखिए. एंड दे लाइक, मैडम को कुछ पता नहीं है. ऐसा नहीं होता है यार. सेरामिक कोटिंग से मुझे उसने बोला, सिक्के मार मार के दिखाया मुझे गाड़ी पे मेरी कोटिंग जो है, ऐसा होता है. देखिए, हाँ, ऐसा होता है कि देखिए लोग अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कस्टमर्स को कुछ भी दिखा सकते हैं. अब वो क्या है ना, देखिए, अगर आपने मैजिक शो देखा होगा, आपको लगता है कि खाली हैट में से कबूतर निकाल दिया, बट मैजिशियन को पता है कि कबूतर पहले से था वहां पे, वो उसके हाथ की सफाई थी. तो वो जो उसके हाथ की सफाई थी, आप उसको देख लेते हैं और बोलते हैं कि वाह यार, ये तो मतलब गॉड आदमी है यार ये तो. हाँ, नहीं तो बहुत सारे प्लेयर आने की वजह से व्हाट आई विश बहुत सारे प्लेयर आए. यस, यू वेरी राइटली सेड कि थोड़े फेयर प्रैक्टिसेस लेकर के आए, राइट कमिटमेंट करें कस्टमर्स को. कस्टमर जहां तक मुझे लगता है इतना बेवकूफ नहीं है. हाँ, मैं मानता हूँ कि देखिए अवेयरनेस बढ़नी चालू हो गई. थोड़ा सा टाइम और वेट करिए, वो नॉलेज भी फिल्टर होना चालू हो जाएगा. हाँ. मैं आपको बड़ा अच्छा किस्सा बताता हूँ. जब मैं इस फील्ड में आया, जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने कार डिटेलिंग में जॉब स्टार्ट करी, और तो मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे कजिन्स मेरे को पूछते थे कि क्या कर रहे हो यार. तो आई यूज्ड टू टेल देम कि यार दिस इज़ द काइंड ऑफ वर्क आई डू, एंड आई सेल प्रोडक्ट विच मेक्स योर कार मोर ब्यूटीफुल, लुक लाइक न्यू, एंड यू नो ऐसा सब पॉलिशिंग होता है, ये होता है. एंड वो बोलते थे कि अच्छा ऐसा भी कोई है क्या. और मजे की बात, कुछ मेरे कजिन्स मेरे को पूछते थे, भाई इसमें भी कैरियर है क्या लाइफ में, मतलब इज देयर एनी कैरियर इन दिस फील्ड. एंड आई यूज्ड टू टेल देम, मैम यस देयर इज. Not only career, it's a very big business. And I feel I hear a lot of times the most weird question, आप इस लाइन में क्यों हैं? यू आर अ फीमेल, आपको क्या इंस्पायर किया? आप कार डिटेलिंग के बिजनेस में क्यों हैं? और ये बात है कुछ आज से 8-9 साल पहले की. और अब अगर मैं उन्हीं लोगों के पास जाके पूछता हूँ, अब मेरे को उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती. एक तो मेरे सौजन्य से उनको पता था, और अब वही लोग हैं जो अपनी नई कार खरीदते हैं तो गाड़ी पे पीपीएफ लगा के उतारते हैं शोरूम से. यस, ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है मेरे पास भी. जहाँ पहले गाड़ी लोग ले लेते थे, गाड़ी कार डिटेलिंग के लिए या वॉशिंग के लिए आ रही है, एंड आई यूज्ड टू आस्क देम कि इस पे पेंट प्रोटेक्शन के लिए आपने कुछ लगाया हुआ है. दिस लाइक क्या लगा सकते हैं. ऑन द अदर हैंड नाउ द सिनेरियो हैज़ चेंज्ड. लोग मेरे पास पहले आते हैं, जैसे मेरी कार की डिलीवरी 1 हफ्ते के बाद है, तो मुझे सेरामिक कोटिंग, ग्राफीन कोटिंग और पेंट प्रोटेक्शन फिल्म के बारे प्राइसेस जानने हैं, उसके बारे में बता दीजिए एंड कितना टाइम लगेगा, सो दैट वी कैन इमीडिएटली ब्रिंग अ कार. इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने ना मैम ऑब्जर्व करी है पिछले कई सालों में, जब हम लोग इस फील्ड से नए नए जुड़े ही थे, जब मैं नया जुड़ा ही था और मार्केट देख रहे थे, तब एक जो बड़ी कॉमन सी चीज़ चलती थी, टेफ्लॉन कोटिंग, जो कि ये तो हम ब्लैकलिस्ट होने वाले. हाँ. You sure you want to speak about this? ना वो तो देखिए क्या है ना, वो एक डूपॉन्ट एक बहुत अच्छी कंपनी है. डूपॉन्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका ये प्रोडक्ट था, और वाकई वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, लेकिन वो मार्केट में आया और कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे उसके और मार्केट में चला गया. बट वो जो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल होता है कस्टमर का, वो था लोगों में, और वो वर्ड बहुत लंबे टाइम तक कैरी किया उस वर्ड. अभी भी है, अभी भी है. उस वर्ड को लेकर के कस्टमर्स को बहुत कुछ सेल किया गया. पर मैं अगर देखूं तो उस टाइम पे लोग जनरली इस टाइप वैक्स बिकता है टेफ्लॉन कोटिंग के नाम पे. यस. सेरामिक सीलेंट लोग समझाना पसंद नहीं करते, वो नहीं बताते कि सेरामिक सीलेंट क्या काम करेगा. इनफैक्ट जो सेरामिक कोटिंग है वो उसके आड़ में कई बार मैंने देखा है गाड़ी के ऊपर जो ग्राफीन वैक्स हैं या सेरामिक वैक्स हैं, पेंट सीलेंट है, वो भी लगे हुए होते हैं. वो भी लगे हुए थे. तो हम लोगों ने उस टाइम पे देखा कि लोग ना इस टाइप की कोटिंग कराना ज़्यादा पसंद करते थे, जो कि 2,500-3,000 हज़ार रुपये, 4,000 हज़ार रुपये मैक्सिमम में हो जाती थी. और हम लोगों को समझाने निकले थे सेरामिक कोटिंग के बारे में, तो लोग हमें बोलते थे कि यार भाई साहब, कस्टमर 2,500-3,000 हज़ार रुपये तो दे नहीं रहा यार, और आप 30,000 रुपये की बातें कर रहे हो. कैसे होगा? या तो आप अपना एप्लीकेटर भेज देना, लगवा देना. हम अगर हमारे पास कोई कस्टमर आ जाता है तो. और उसके 1 साल में ही हम लोगों ने पीपीएफ बेचना चालू किया. और पीपीएफ तो और भी इट वाज लाइक 1 लाख 1.5 लाख, तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता. हाँ. तो मार्केट में लोग हमें बोलते थे कि यार भाई साहब, मतलब आप वो
अभी सिरामिक बेचना चालू किया था 30-35 हज़ार में, आप ये लाख सवा लाख रुपए का चीज़ ले आए, ये कौन खरीदेगा? पर मैं अगर आज की तारीख में देखूं तो आज मुझे बहुत से लोगों को पीपीएफ क्या है ये समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। 2019 में जब मैंने ये शुरू किया था, पूरे साल में मैंने एक गाड़ी पीपीएफ करी थी। हर महीने 2, 4, 6 गाड़ियाँ हम लोग सेरामिक कर रहे थे। साल का एंड आते आते वी स्टार्टेड डूइंग 10-15 कार्स सेरामिक कोटिंग। बट पीपीएफ का कन्वर्जन मेरा पूरे एंटायर ईयर 1 कार था। उसके बाद कोविड आ गया, और कोविड के बाद क्या एकदम, जिसे आप अभी मैजिक शो की जो बात कर रहे थे, उसी तरीके से मैजिकल ट्रांजिशन एक हुई है। आई एम डूइंग 15-20 कार्स पीपीएफ नाउ। मतलब मेरी सेरामिक कोटिंग वहीं जहाँ 2, 3, 4 गाड़ियों पे रह गई है। मोस्टली लाइट ग्रेज, वाइट गाड़ी पे लोग कराते हैं, बट डार्क गाड़ी है तो पीपीएफ ही कराना है। हाँ, तो देखिए उसके ना अपने फायदे भी हैं पीपीएफ कराने के, अच्छी क्वालिटी के। अच्छी क्वालिटी के, हाँ, ये अंडरलाइन कोट अनकोट अच्छी क्वालिटी के। यस। तो अभी देखिए मार्केट भी उसी स्टाइल में बढ़ेगा, उसी साइज में बढ़ेगा, और इसलिए तो जैसे आप बोल रहे थे ना कि इतने सारे लोग खुल गए, तो मुझे लगता है कि जितने लोग खुलेंगे यार उतना ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा। तो मैं आपको कुछ फिगर्स कोट करता हूँ कि मतलब पैन इंडिया रफली देयर आर 9,000 to 10,000 डिटेलर्स जो सब मिला करके। एंड हाउ मेनी फीमेल डिटेलर्स? आई वुड लाइक टू नो दिस। दैट नंबर आई डोंट हैव, सो आई हैव टू गो बैक टू या कि कहाँ से आया, बट हाँ इतना है, 9,000 to 10,000 डिटेलर्स हैं। रफली हम इंडिया में 3.5 से 4 लाख गाड़ियाँ बेचते हैं महीने। दैट्स द बॉल पार्क फिगर। 3.5 लाख इज द न्यू कार्स विच आर बीइंग सोल्ड। तो अगर आप देखेंगे कि एज एन एवरेज देखेंगे तो पर स्टोर 30-35 कार्स हैं, स्टिल न्यू कार्स। लेकिन उसमें आप एक फैक्टर ये भी मान के चलिए कि अब शोरूम पे भी जहाँ सेल्स टारगेट दिए जाते थे एक्सेसरीज बेचने के, वहाँ अब पीपीएफ और सेरामिक कोटिंग आपको जब गाड़ी दी जा रही है तो वो उसके साथ ही बेच रहे हैं। वो OEMs ने भी अप्रूव कर दिया, हाँ, बहुत जगह अप्रूव कर दिया। बट अगर मैं फिर भी बोलूँ कि दिस इज ओनली न्यू कार, इट्स ओनली न्यू कार सेगमेंट। अगर आप पूरा ओवरऑल यूनिवर्स देखेंगे कि कार पार्क है इंडिया में, जो एक यूनिवर्स है कार्स का, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो ये जो नंबर ऑफ आउटलेट्स है बहुत ही कम है। ये बहुत ही कम पड़ जाएंगे उन सारी कार्स को कैटर करने के लिए। बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि आप केवल आज आपने सिरेमिक कोटिंग या पीपीएफ किया और आपने कस्टमर को छोड़ दिया। to open up a chain? Definitely you should go for it. And तो अगर आप देखेंगे कि हर डिटेलर के पास, क्योंकि केवल इतना ही नहीं है ना कि आज आपने सिरेमिक कर दिया, पीपीएफ कर दिया और कस्टमर को छोड़ दिया। ये कस्टमर आपके पास और 3-4 तरीके की सर्विसेज के लिए रेगुलरली आएगा। उसको ड्राई क्लीनिंग कराना होगा, उसको वॉशिंग कराना होगा। फिर यहाँ पे I'd like to tell you, do you know that on an average 70 minutes of your productive time एक बंदा अपनी गाड़ी के अंदर स्पेंड करता है इन अ डे। यस। तो वहाँ पर अ क्लीन कार, नीट कार, वो दैट प्लेज अ वेरी बिग रोल। अगर पता नहीं कितने लोग समझेंगे इस बात को। 70 मिनट्स मैडम, आप पैन इंडिया का अगर आप वो कर रहे हो, दिल्ली एनसीआर के करें तो 2.5 से 3 घंटे। 2.5 से 3 घंटा। ट्रू। मतलब दिस इज ऑन एन एवरेज द एंटायर टाइम। और दूसरा क्या है ना, आप फैमिलीज भी बैठती हैं कार में, तो थोड़ा सा एक कोविड के बाद वो देखिए आप थोड़ा सा सैनिटाइजेशन को लेके, क्लीनिंग को लेकर के जो एक माइंडसेट चेंज हुआ है सभी लोगों का अक्रॉस द ग्लोब, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लोग अब सोचते हैं कि भाई इंटीरियर क्लीनिंग भी करा लिया जाए। और अगर आप देखेंगे जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डेवलप हुए हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, नॉट ओनली एट डिटेलिंग आउटलेट्स, अगर आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी देखेंगे, सो अमेजॉन पहले इतने प्रोडक्ट्स नहीं बेचता था कार डिटेलिंग के जो आज वो बेच रहा है अपने पोर्टफोलियो पे। पहले आई हैड बीन अ कार एंथुसियास्ट थ्रू आउट। पहले मुझे जितना स्ट्रगल करते थे, कोई बाहर से आ रहा है तो उसको आई यूज्ड टू टेल कि भाई ये प्रोडक्ट लेते चले आना। बट अब तो यू हैव द एंटायर रेंज अवेलेबल व्हाटएवर। वो क्यों? बट उसमें भी एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हम फेस करते हैं, कस्टमर्स जो है दे थिंक कि प्रोफेशनल ग्रेड के प्रोडक्ट अगर मैं अमेजोन से लूँगा तो मेरे को प्रोफेशनल सर्विस मिलेगी, बट दे नॉट एबल टू हैंडल दैट। तो आई वुड लाइक टू से कि जो DIY प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं, जो DIY की कैटेगरी में है, वही आप ऑफ द शेल्फ लीजिए। एंड वो देखिए, हाँ, अगेन ना कमिंग टू दैट पॉइंट कि वो हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अमेजोन को भी दिखाना कि भाई लोग ले रहे हैं,
नाउ देयर इज एन अवेयरनेस, पीपल आर बाइंग. Yeah. अगर लोग ले रहे तो मैं अपने प्लेटफॉर्म पे रखूंगा ना उसको. सो और ये आपने बड़ा अच्छा किस्सा याद आया मुझे कि इससे DIY? DIY. सो हम लोगों ने उस साल पहले एक यूज्ड कार रीसेलर थे, और तो उनको ऐसा था कि यार मैं कार खरीदता हूँ और इसको रिफर्बिश करके बेचना चाहूँगा, थोड़ा सा चमका करके बेचना चाहूँगा, बिकॉज आई एम नॉट Cars 24, आई एम नॉट स्पिनी, आई एम नॉट कार देखो, आई एम नॉट दोज काइंड ऑफ बिग प्लेयर. मेरा एक छोटा सा शॉप है और इस शॉप में मैं महीने का 20-25 गाड़ी का सेल और परचेज़ करता हूँ. तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ना मैं अगर कार में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँ. तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है. उनको सारे प्रोडक्ट्स दिखा, एक्सप्लेन करें, और उन्होंने कहा कि मैं ना, मेरा एम्बिशन है कि मैं हर कार पे सिरेमिक कोट लगा के दूँ और उसका कस्टमर से थोड़ा एडिशनल चार्ज कर लूँगा, तो मेरा कार टर्न अराउंड अच्छा होगा. तो मैंने कहा बहुत अच्छा थॉट है आपका, आप करना चाहेंगे. तो इवेंचुअली उन्होंने सारे प्रोडक्ट्स लिए और मैंने उनको कहा कि सर प्रोडक्ट्स पहुंच जाएंगे ना आपके पास, तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं आऊँगा आपके पास में. आई विल टीच यू हाउ टू अप्लाई. Patience is missing usually. इसमें हाँ, आप 1 या 2 दिन रुकिए प्लीज़. अब उनका एक बार रात को 9 बजे फ़ोन आया कि अरे सर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखिए आपके हम पास लगा लेंगे. हम लगा लेंगे. मैंने कहा सर आपने कैसे सीखोगे आप? तो सर वो हमने यूट्यूब पे देख लिया है. तो मैंने नो ऑफेंस टू यूट्यूब, लाइक इट्स स्टिल वेरी गुड लर्निंग प्लेटफॉर्म. हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है वहाँ से. Yes. पर उन्होंने देखा और फिर क्या होता है ना, स्टिल एन एक्सपर्ट एडवाइस और हैंड इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन. See, कोटिंग में मुझे भी ऐसा लगता था, बीच में आपको कट कर रही हूँ, कि ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. और अगर एक तरह की कोटिंग मैंने लगा ली है तो ऑफ द शेल्फ अगर 10 तरह की कोटिंग है तो सेम ही सब तरीके से तो लगा लगेगी, ऐसे ही तो लगेगी. बट ऐसा नहीं होता. सबकी कोटिंग का chemistry फ्लैश अलग-अलग टाइम अलग होती है. होता है, केमिस्ट्री अलग होती है, सबकी chemistry अलग होती है. लेवलिंग तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है सबकी, बट फ्लैश टाइम, टेम्परेचर, किस तरीके से आपको लगाना Yes. है वो तो सब अलग अलग होता है. आज भी हम कई बार एकदम नया प्रोडक्ट होता है और फर्स्ट टाइम बॉटल खोली है, हो जाता है कई बार प्रॉब्लम, देन वी टेक इट ऑफ एंड देन रीअप्लाई, क्योंकि हमको पता है कि इसमें प्रॉब्लम हो गई है. तो उनके साथ ऐसे ही हुआ कि उन्होंने वो रेड कलर की होंडा सिटी थी हाई स्पॉट्स. हाँ, होंडा सिटी रेड कलर की थी और वो और उन्होंने उसके बोनेट पे कोटिंग लगा दी और उन्होंने 5 या 6 मिनट वेट करा और उसके बाद सोचा कि ओह माय गॉड. तो वो फिर क्या सेंडिंग की क्या उसमें. और उसके बाद जो है दूसरे दिन फ़ोन किया कि भैया आप तो कह रहे थे ग्लॉस बढ़ जाता है, इसमें तो ग्लॉस कम हो गया. ऐसा कैसे हो सकता है? सो फिर इमीडिएट प्लान बना करके गया. उनके प्लान तो था ही कि जाके देखना, और मैंने देखा और मैंने उनको पूछा कि कितनी देर छोड़ा था आपने ये, क्योंकि देख के समझ में आ गया कि कहाँ ब्लंडर हुआ है. और उसके बाद सैंडिंग करनी पड़ी, सब कुछ करना पड़ा, कम से कम कंपाउंडिंग पॉलिशिंग करनी पड़ी 7-8 बार, तब जाके थोड़ा सा लेवल हुआ. पेंट बचा गाड़ी पे कि नहीं? पेंट कोटिंग नहीं निकली तब तक भी, बिकॉज उन्होंने इतनी भर के लगा दी और उसको 5-7 मिनट जब छोड़ दिया था तो वो इतनी हार्ड हो गई थी कि 7-8 बार कंपाउंडिंग करने के बावजूद भी कोटिंग तो नहीं निकली. थोड़ा सा लेवल हुआ कार्यक्रम. और इसे कहते हैं लेने के देने. अच्छा, और दुख इसलिए हुआ कि वो ओरिजिनल OEM पेंट था, रिपेंटेड भी नहीं था. ओह माय गॉड, आई एम इन लव विद कार्स, और स्पेशली जो अच्छी क्वालिटी के पेंट्स होते हैं तो आई प्रेफर कि यार मतलब प्यार करो, जस्ट फॉल इन लव विद योर कार्स. हाँ, सो बट इस तरह की तो इम्पेशंस आई डोंट थिंक सो एनीवन शुड शो. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो DIY प्रोडक्ट्स हैं उनको हैंडल करना बड़ा आसान है. उसका फ्लैश टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, उसका लेवलिंग का प्रॉब्लम नहीं है. आपने अगर छोड़ भी दिया, सपोज अगर उनके पास DIY प्रोडक्ट होता, 5-6 मिनट छोड़ा था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी. अगर आप देखेंगे ना तो वो डिज़ाइन इस तरीके से किए जाते हैं कि आप उसे किसी भी इन्वायरमेंट में बड़े इजीली यूज कर लें. दैट इज व्हाई दे आर DIY. अब आप देखिए ना, सिरेमिक कोट PPF क्यों नहीं आता DIY? हो ही नहीं सकता ना PPF DIY. हाँ, मतलब PPF DIY भी नहीं हो सकता, बट हाँ यहाँ पे वी कैन डेफिनेटली टच दैट पॉइंट ऑफ क्वालिटी. हाँ, क्वालिटी. और देखिए PPF में PPF DIY नहीं हो सकता, बट उससे उसके जैसी कुछ चीज़ें आती है जो कि आप DIY कर सकते हो. जैसे कि आपका वो
डोर जैम्स के नीचे जो लगाने के लिए आते हैं, आजकल फिल्म्स आती हैं, दैट यू कैन पुट डोर कप्स के अंदर, डोर कप्स के अंदर आता है, देन योर लगेज स्ट्रिप्स आती हैं, यस, सो दैट इज काइंड ऑफ पीपीएफ, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ पीपीएफ, और वो थोड़ा सा डीआईवाई रेंज में। बट अगर आप बोनट के लिए पीपीएफ का पीस बेचेंगे, बोनट तो फिर भी सिंपल है बिकॉज वो सीधा सीधा है, यू ट्राई अप्लाइंग इट ऑन द कर्वी स्पेसेस, ORVMs for that example, वो तो very tough job, हाँ, वेरी टफ जॉब। तो उसके लिए वो टूल सेट और वो सारी चीज़ें, एक्सपर्टीज चाहिए होती है। तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि यार लोग जब ऐसे DIY प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो आई टेल देम कि आप DIY प्रोडक्ट्स यूज़ करो, देखो, और कहीं ना कहीं हेल्प ही होती है आपको, किसी भी कंपनी का आप प्रोडक्ट यूज़ करें। पर जो प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए आप किसी प्रोफेशनल स्टूडियो में ही जाइए। उस प्रोफेशनलिज्म क्या होता है इंडिया में? अच्छा, सो कमिंग टू दिस पॉइंट, क्योंकि ये मैं बहुत बार सुनती हूँ कि अरे छोड़ो मैडम, हमें सब पता है। हाँ, तो देखिए क्या है ना, प्रोफेशनलिज्म अगर मैं बात करूँ तो इन कार डिटेलिंग बिजनेस, एक तो हो गया टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जो आपकी है, मैं उस प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहा था कि जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, और कहीं ना कहीं देखिए लोगों को ये लगता है दूर से देखने में कि चीज़ बड़ी आसान है, दूसरे का काम हमेशा आसानी लगता है, हाँ। बट जब आप खुद करने जाते हैं तब समझ में आता है कि भाई मतलब इतना भी आसान नहीं है। ट्रू। मुझे अच्छे से याद है, हम 4-5 साल पहले मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था और मेरे साथ मेरा एरिया मैनेजर जो था, जो मेरे को रिपोर्ट करता है, वो भी साथ में था। हमने PPF नया बेचना चालू किया था। अब उसने कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखे और मेरे को बोलता है कि सर ये तो लगाना बड़ा आसान है सर इसको लगाना। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है कभी कोई कार आएगी तो ट्राई करके देखिए। और लकीली एक कार आई, जब ट्राई किया, जब केवल बोनट ही खत्म हुआ था तो मेरे पास भैया प्रोफेशनल टीम को बुला लो ये ना हो पाई। प्रोफेशनल टीम भी थी और मतलब एक लड़का भी था, मैं भी था, और तो आके बोलता है कि जितना सोचा था उतना आसान तो नहीं था। नहीं, आई थिंक PPF में एक बार अगर आपका हाथ सेट हो जाए तो इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट उसमें भी जो एक मेन इशू आता है वो है आपकी फिनिश। अगर वो इनफैक्ट अगर आपका कस्टम कट भी आ रहा है, प्री कट भी आ रहा है, उसके बावजूद भी PPF को इंडिया के अंदर जितने भी इंस्टॉलर हैं सब खींच के ही लगाते हैं। वो उसको एज इट इज़ नहीं बिठाते। अब्रॉड में उसको वो एज इट इज़ सेट करते हैं, बट यहाँ तो वो खींचना ही खींचना है। एंड दे क्वेश्चन में बिना खींचे कैसे लगेगा। देखिए मैं मुश्किल ना कुछ क्या कहना चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी ऐसी हैं जिसके कारण वो डिफरेंस होता है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, अमेरिकन कंट्रीज़ की बात करें, जहाँ टेम्परेचर ही मैक्सिमम 25-30 डिग्री सेल्सियस जाता है। ट्रू। तो वहाँ पेंट ना उतना एक्सपेंड हो रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। वो उनको एक बहुत एडवांटेज मिलता है उस चीज़ का। अगर आप इंडिया में बात करें जहाँ हमारे पास टेम्परेचर 45, 48, 50 डिग्री सेल्सियस टच हो रहा है, तो आप देखेंगे ऑफलेट काफ़ी सारे आउटलेट्स में लोगों ने AC लगाए हुए होते हैं, जहाँ पे वो लोग PPF करते हैं उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो हमारे पास वो नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं है उसको। नहीं तो बिना उसके आप ये कहना चाह रहे हो कि बिना उसके पॉसिबल है? नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सिरामिक कोटिंग बिना टेम्परेचर, बिना ह्यूमिडिटी, बिना डस्ट कंट्रोल करे, बिना AC लगाए तो सिरामिक कोटिंग नहीं हो सकती। और डस्ट कंट्रोल के लिए और ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए PPF के लिए चाहिए AC, चाहिए AC चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज में आपको एक वो AC वाला फैक्टर आप काट, डस्ट ही नहीं है। पहली चीज डस्ट नहीं है। और दूसरा आपका क्लाइमेट ऐसा है कि आपको टेम्परेचर बड़ा अच्छा सपोर्ट करता है वहाँ पे। ट्रू। सिमिलर मोस्टली सिरेमिक कोटिंग में बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो ना मुझे भी रिसेंटली पता चली है कि हर कंपनी की अपनी एक अलग केमिस्ट्री है, हर कंपनी की एक अलग कंपोजिशन होती है सिरेमिक कोटिंग्स में। मैंने कुछ सिरेमिक कोटिंग्स ऐसे देखे जिनको मॉइस्चर चाहिए पॉलीमराइजेशन के लिए, ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए, उनको चाहिए थोड़ी सी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए सो दैट पॉलीमराइजेशन हो सके। बिकॉज जो सिलिकॉन का पॉलीमर बनता है उसको कहीं ना कहीं। आर यू टॉकिंग अबाउट सेल्फ हीलिंग सिरेमिक कोटिंग्स जो अभी इंट्रोड्यूस हुई है मार्केट में? नो, इट्स नॉट अबाउट सेल्फ हीलिंग सिरेमिक कोटिंग, इट्स जनरली अबाउट अ सिरेमिक कोट व्हिच इज वेरी हार्ड। बिकॉज सिलिकॉन का जब पॉलीमर बनता है सो कहीं ना कहीं उसको H2O के मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है पॉलीमराइजेशन के लिए। पॉलीमराइजेशन पे यहाँ मैं बता दूँ कि अगर आप देखेंगे जो कोटिंग्स हैं, अगर हम उसको ड्राई आउट करें तो इट बिकम्स अ ग्लास पाउडर। इट्स लाइक
वेरी वेरी थिन शीट ऑफ ग्लास, यस, उसी की आप बात कर रहे हैं. हाँ. सो वेरी वेरी थिन शीट ऑफ ग्लास, ये एक टाइप की कोटिंग हुई. बट जो ओवरऑल मैंने केमिस्ट्री देखी है, बहुत अलग अलग तरीके की कोटिंग्स हैं मार्केट में. सिलिकॉन कार्बाइड, सो सिलिकॉन कार्बाइड्स हैं, पॉलीसिलाजेंस हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है. देयर आर सो मेनी. ग्राफीन इन्फ्यूज्ड सेरामिक कोटिंग भी अभी आ गई है. देयर आर सो मेनी कोटिंग्स. सो हर एक का ना पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस अलग है. जो कैटेनेशन होता है बेसिकली, जो एक लेयर बनती है, उसकी केमिस्ट्री, उसके कैटालिसिस, वो सब बहुत डिफरेंट होते हैं. तो जब भी हम किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट लें तो उनसे ज़रूर पूछें कि भाई इसका बेस्ट तरीके से पॉलीमराइजेशन कैसे होगा, हाउ दिस कोटिंग इज गोइंग टू गिव यू द बेस्ट रिजल्ट. और but all these coatings comes with instructions, so usually, and plus first time I think it's more advisable कि आप एक बार you take a video of that कि कैसे अप्लाई किया है, including your flash time and the atmosphere कि कैसा चाहिए उसको. So basically जिन लोगों से आप ले रहे हैं उनमें जो हर कंपनी के पास अपने एक प्रोफेशनल, उनके पास भी ज़्यादा जानकारी नहीं होती कई बार, बिकॉज मोस्टली इंडिया के अंदर इम्पोर्टर्स हैं वो, हाँ ना, वो इतना दिमाग नहीं लगाते हैं. वहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मोस्टली इम्पोर्टर्स हैं. तो जिस पर्सन ने इसको डिज़ाइन किया है प्रोडक्ट को, ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू टेल. अच्छा, तो कैन वी डू दिस कि हमने एक कोटिंग लिया है और जिस बंदे से हम बात कर रहे हैं जो इम्पोर्टर है उसके पास हम कन्विंस नहीं है कि ये पूरा इस तरीके से लगना है. सो द बेस्ट पार्ट, कैन वी हैव अ ट्रायल बोनट, जो हम एक कोई पुराना बोनेट ले लें और उसको उसके ऊपर लगा करके ट्राई कर देखें कि ये किस तरीके से रिकवर हो रहा है, कैसे ये ड्राई आउट हो रहा है. मैंने तो अपनी लाइफ में सबसे पहले यही सीखा है कि कोई भी नया प्रोडक्ट आएगा तो उसको पहले ट्रायल ग्राउंड पे जाकर के चेक करो. ऐसी जगह जाकर के चेक करो कि जहाँ से जूते ना पड़े. तो सबसे बढ़िया है कि अपनी ही कार पे थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख बोनेट पे एक टेस्ट कर लो. टेस्ट बोनेट ले लो, उस पे टेस्ट कर लो. और या जिससे दुश्मनी निकालनी है उसकी गाड़ी पे टेस्ट कर लो. बुलाओ भैया तेरी गाड़ी पे. टेस्ट करने के बाद जब आप समझ में आ जाए कि भाई इसका फ्लैश टाइम क्या है, और जो आप बोल रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है, एक बार पहले खुद टेस्ट करके देख लो कि कैसा क्या होगा, and then you go on to apply on a customer's car. But again, because बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इम्पोर्ट होते हैं इंडिया में, मैं फिर भी ये कहता हूँ कि थोड़ा सा ना एक लॉन्ग टर्म टेस्ट भी करना चाहिए. अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर, ये जितने भी मोस्टली प्रोडक्ट्स हैं दे आर कमिंग आइदर फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज़ और US कंट्रीज़ एंड या साउथ ईस्ट एशिया. वहाँ का एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, टेस्टिंग कंडीशंस और इंडिया का जो, मतलब टेस्टिंग कंडीशन आप सेम कर लेते हो, लेकिन जो प्रैक्टिकली लॉन्ग टर्म का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर है वो बड़ा डिफरेंट है. बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. सेम कोटिंग टेस्टिंग में जो रिजल्ट दिखा रही है वो अलग अलग कंट्रीज में कुछ टाइम में लगने के बाद में अलग अलग रिएक्ट करती है. आप इन्हीं कंपनीज को, जितनी डिटेलिंग कंपनीज हैं, अगर आप इन्हीं की वारंटीज सेम प्रोडक्ट की यूरोपियन कंट्रीज में देखेंगे तो अलग है और इंडियन कंडीशंस में अलग है. 2-3 साल घटा देती हूँ वारंटी में. जो प्रोडक्ट की 7 साल वारंटी कंपनी देती है उसको मैं 4 या 5 ही बोलती हूँ कि इतना ही चलेगा ये प्रोडक्ट. हाँ. सो क्या लगता है मैम, व्हाट इज द फ्यूचर गोइंग टू बी? फ्यूचर इज गोइंग टू बी जो कंसिस्टेंटली अच्छी क्वालिटी दे रहा है वो टिकेगा. जो ओवर कमिटमेंट कर रहा है और जिसको कि सिर्फ नंबर्स बनाने हैं, जस्ट बेचो, डिटेलिंग में तो बहुत पैसा है टाइप्स, वो सब वैनिश हो जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है. बड़े व्हाट आई एंटिसिपेट के जो लोग अच्छा काम करने वाले हैं दिल स्टे, चाहे वो चेन हो चाहे वो स्टैंड अलोन स्टूडियोज हो. एंड मुझे ये लगता है कि देखिए पिछले 8-9 सालों में जिस तरीके से प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को मैंने इवॉल्व होते हुए देखा है कि पहले वो वैक्स कोटिंग हुआ करती थी, फिर वो पेंट सीलेंट्स आए, फिर धीरे धीरे करके नैनो सिरेमिक कोटिंग, ग्राफीन, PPF. अब PPF में भी बहुत वेराइटीज़ हैं. आने वाले 4-5 सालों में, हाँ, आप अगर बात करें तो 8-10 हज़ार रुपये के रोल से लेकर के और 1.5-2 लाख तक रोल आ रहा है. तक जाता है. करेक्ट. सो आने वाले कुछ टाइमों में फिर कुछ ऐसा नया आएगा जो कि शायद हो सकता है PPF से भी ऊपर चला जाए. हाँ, मतलब हालांकि अभी पीछे स्प्रेबल PPF भी इंट्रोड्यूस हुई थी, बट दैट वाज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल प्रोडक्ट, तो इतना नहीं रहा. इनफैक्ट पहले जितना वैक्स आपका चलता था, सिंथेटिक वैक्स वाज अ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट. सो वी डोंट नो कि कौन
वर्ल्ड वाइड क्या कर रहा है, क्या कर रहा है. करेक्ट करेक्ट ट्रू. हो भी सकता है कि कुछ नई चीज़ आ जाए मार्केट में, विच वुड बी जैसे कि जो वैक्स कोटिंग्स थी उसको सेरामिक ने किया, अब सिरेमिक को ग्राफीन ने किया, अभी ग्राफीन को पीपीएफ ने करा, अभी पीपीएफ ने सबको आउट परफॉर्म कर रखा है. पीपीएफ में भी आपके अब कलर्ड पीपीएफ के ऑप्शंस आ गए हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स. सो अगर आप देखेंगे ये एक साइकिल है जो बहुत कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है इन कार डिटेलिंग बिजनेस, और वो कहीं भी सेटल होने को तैयार नहीं कोई भी ट्रेंड. मतलब एक ट्रेंड सेटल होता है, फिर उसके ऊपर ही दूसरी कोई चीज आ जाती है जो कि मार्केट में बज़ कर देती है. हाँ, पहले आप कस्टमर की जेब से 1000 रुपए निकलवा पा रहे थे, अब 1.5 लाख निकलवा लेते हो. हाँ. सो जैसे ही कोई चीज ट्रेंड सेटल करता है और फिर फटाक से कोई एक नई चीज आ जाती है मार्केट में, फिर वो 2-3 साल लेती है, वो ट्रेंड सेटल होता है और फिर वापस कुछ नया आ जाता है. सो आई फील 1-1.5 साल में वापस वी शुड बी वेरी होपफुल दैट समथिंग न्यू शुड कम, बिकॉज पीपीएफ का ट्रेंड अब धीरे धीरे सेटल कर रहा है मार्केट में. So basically you have to keep learning, yes, keep introducing new products, keep looking out for the quality, because if you'll maintain the quality you'll have a good foothold. मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि कस्टमर अवेयरनेस जो है ना, स्टिल अ चैलेंज. Right information to customers is still a challenge, but बड़ा अच्छा लगता है जब OEMs इसको प्रमोट करना चालू किया है OEMs ने, क्योंकि देखिए OEMs का ऐसा है कि वो कभी भी कस्टमर को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, वो हमेशा सही इन्फॉर्मेशन ही पास ऑन करेंगे कस्टमर्स को. जब वहाँ से सही इन्फॉर्मेशन पास ऑन होने लग जाएगी, सो देन आई फील कि अब नीचे का मार्केट जो ना वो बहुत नहीं, OEMs तो सही इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन जिसका सेल्स टारगेट है ना उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. वो तो ही इज लाइक हाँ होएगा ना, मिलेगा ना, मतलब वहाँ पे एक थोड़ा सा कैच आ जाता है. आई एम नेवर डाउटिंग एनी OEM इंफॉर्मेशन, बट येस OEMs में किस तरह के लोग हैं, हाउ वेल दे आर ट्यूनिंग इन विद द ब्रांड पर्सपेक्टिव. इंटेग्रिटी का सवाल आ जाता है. आप कितना कैरिड अवे हो जाते हो सेल्स को लेकर के कि आप कुछ भी कमिट करने के लिए तैयार हो. प्लस अगर हम शोरूम्स पे बात करें, जो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मोस्टली ये लोग आउटसोर्स करते हैं, कोटिंग्स भी और पीपीएफ भी. और जो लड़के ये काम कर रहे हैं, स्टूडियोज कर रहे हैं, वहाँ पर भी मैंने देखा है कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन टर्म्स ऑफ, जैसे पीपीएफ की अगर बात करें तो यही मैं आपसे आ रहा था कि देखिए जब तक ये चीज़ OEM अप्रूव नहीं थी, जब तक ये चीज़ OEM अप्रूव नहीं थी, तब तक OEM ने भी ऊपर से ज्ञान नहीं दिया था नीचे कि आपको व्हाट यू आर सपोज टू सेल एंड हाउ यू आर सपोज टू सेल. जब OEM ने ऊपर से ज्ञान दिया, जब कार मैन्युफैक्चरर्स ने ऊपर से इन चीज़ों को अप्रूव किया, देन ये प्रॉपरली एक पर्टिकुलर फ्रेम में, एक पर्टिकुलर पैकेज में ये इन्फॉर्मेशन नीचे डाउन द लाइन नीचे तक आई कि आपको कस्टमर्स को ये कम्युनिकेट करना है. नाउ व्हेन दे स्टार्टेड प्रमोटिंग विद देयर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, नीचे डाउन द लाइन लोगों की ट्रेनिंग होनी चालू हुई, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलनी चालू हुई जो लोग इसको बेच रहे थे. उतना लेकिन सुने तो सही कस्टमर, वो तो आप इंटरनेट पे पढ़ करके दे क्वेश्चन योर नॉलेज, दे से मुझे पता है. पर इससे क्या होगा ना, इससे जब एट द सेल कार सेल के पॉइंट पे जब कस्टमर को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हो सकता है कि वो वहाँ ना ले, या हो सकता है ले ले, लेकिन जब उसको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिली, तो ये जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होगी धीरे धीरे करके, दिस इज गोइंग टू बी लाइक रियल चेंजर. बिकॉज देखिए क्या हुआ था ना, जब कार डिटेलिंग बिजनेस भी इंडिया में आया था तो सबसे पहले OEM से ही चालू हुआ था. करेक्ट, ट्रू. और धीरे धीरे OEM से चालू हो करके ये OEMs के बाहर गया, और अल्टीमेटली ये हुआ कि उतनी ही बड़ी इंडस्ट्री बन गई जितनी बड़ी OEM में थी. नाउ अब जब उससे भी बड़ी, और जब अब ये वापस वहाँ से चालू हुआ है, तो आउटसाइड इंडस्ट्री को खुश होना चाहिए कि एक वो ट्रेंड वापस आ गया कि यार आपने अप्रूव कर दिया आप ज्ञान दे रहे हो, फायदा हमारा हो रहा है. फिरा के OEMs पे लेके नहीं. सो देखिए वो जो मैं जिस चीज़ पे बात करना चाहता कि कस्टमर अवेयरनेस. तो देखिए जैसे आप कस्टमर बोलते हैं ना, हम बहुत ज्ञानी हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके हमको ज्ञान दे जाते हैं बड़े डिटेलिंग आउटलेट्स पे. मैंने कई जगह देखा है, कई सारे डिटेलिंग आउटलेट्स पे कई सारे डिटेलर से सुना है, और सब बोलते हैं कि भैया क्या बताएं आपको, कस्टमर्स क्या बोल जाते हैं. मगर आप एक चीज़ देखिए, जब वो कार खरीदने जाते हैं ना,
वहाँ उसको इतना ज्ञान नहीं देते, क्योंकि वहाँ उनको पता है कि भाई ये इनको ज़्यादा ज्ञान है हमसे, जबकि हो सकता है कि कस्टमर को ज़्यादा ज्ञान हो कार के बारे में, हो भी सकता है, बहुत से केसेस में होता भी है, बहुत से केसेस में हो भी सकता है, बट वो क्या है, एक ब्रांडेड आउटलेट है ना, इट्स अ ब्रांडेड आउटलेट, सो वहाँ थोड़ा सा एक वो अपने हिचक रहता है उसको। लेकिन अगर वहाँ से उसको थोड़ा बहुत भी ज्ञान मिलेगा ना, तब उसको समझ में आएगा कि हाँ भाई मैं जो सोच रहा था ना आज तक वो थोड़ा सा गलत था, ये लोग सही बोल रहे हैं, वो बाहर वो मैडम बैठी ना वो ज़्यादा अच्छी समझाती, चलो उनके पास चलते हैं। कहाँ है वो वाले कस्टमर, थोड़े से मुझे दे दो। हाँ। So, अब जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इस साल मैंने देखा कि काफ़ी सारे OEMs ने PPF अप्रूव किया है, पहले भी देखा कि सिरेमिक कोटिंग्स अप्रूव किया, तो नाउ द ट्रेंड इज शिफ्टिंग नाउ। यस, और उससे क्या होगा, उससे वही ना कि आप जो बोल रहे थे हमारा क्वेश्चन की, नए डिटेलर्स खुलेंगे, बिजनेस भी उतना ही बढ़ेगा, मार्केट भी उतना ही ग्रो करेगा, मार्केट भी उतना ही बढ़ेगा, लोगों में अवेयरनेस भी उतनी ही ज़्यादा आएगी। So you see a substantial growth. Yeah, I see a very substantial detailing growth, industry. and Big players, small players, all players. all players. All. And how do you see customers spending money towards detailing? See, more. DIY more? More. Not DIY. It might not go towards DIY. It will go to detailers. Professional detailers, because okay. DIY में अगेन वही है ना कि एक लॉन्जिटिविटी, प्रोडक्ट की लॉन्जिटिविटी का क्वेश्चन आ जाता है कि आप Who's going to win? हाँ, सिरेमिक कोटिंग नहीं लगा सकते, और धीरे धीरे करके वो समझ में आ जाता है। So who's going to win? So it's the people who are in the industry. They are going to win. True. So on that note, this is Ichita. Thank you for tuning into the Shine Show. At the end, a clean car is a happy car. Keep driving.